नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी साल्वी में आपका स्वागत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर्स में मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जो बेसिकली आपको बताता है एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, एनसीईआरटी के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। फिर हमने बेसिक्स ऑफ फिजिक्स सीरीज स्टार्ट की थी। सो सीडीएस और एनडीए के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिसमें साइंस सब्जेक्ट होता है, बट सीडीएस और एनडीए के लिए इसके लिए बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के ऊपर डायरेक्टली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या कवर अप किया था कि फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, वर्क क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। पार्ट 2 के वीडियो में हमने साउंड, सोनार, इलेक्ट्रिसिटी इन टॉपिक्स को कवर अप किया था। पार्ट 3 के वीडियो में हम मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैग्नेटिज्म के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो बेसिकली है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। उसको हम अच्छे से समझने के बाद मैंने ऑप्टिक्स को बहुत डिटेल में आप कवर अप किया इस वीडियो में। इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि स्कूल में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो आइदर ओवर द इयर्स आप उन टर्म्स को भूल जाते हो, जैसे कॉनकेव लेंसेज और कॉनकेव मिरर के बीच में क्या डिफरेंस था, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। अगर रिसेंटली अपने अनुष्का शर्मा का भी ट्वीट पढ़ा होगा बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय चाइल्ड, उन्होंने मायोपिक विजन के बारे में बात की है। तो जिनको फिजिक्स याद था उनको ट्वीट पूरा समझा होगा, जिनको नहीं याद होगा तो उनको लगा अच्छा कुछ तो इंग्लिश का टर्म होगा। ठीक है, तो क्या चीजें हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। सो ऑप्टिक्स पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, कहीं पे भी कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म। देखो आप सबको पता है मैग्नेट्स क्या होते हैं, मेरे हाथ में भी यहाँ पे मैग्नेट्स है। हर मैग्नेट, एवरी मैग्नेट इन द वर्ल्ड हैज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। अगर इस मैग्नेट को मैं और छोटे टुकड़ों में भी डिवाइड करूं, उन छोटे टुकड़ों को भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल रहेगा। ठीक है, बट किन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? अभी मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। आपने ये तो पढ़ा होगा कि क्या होता है, कुछ मैग्नेट्स अगर आप पास में लाने की कोशिश करोगे दे विल गेट अट्रैक्टेड। ठीक है, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड। बट वही मैं अगर इसकी साइड घुमा दूं एंड इफ आई ट्राई टू ब्रिंग इट क्लोजर इट्स नॉट गेटिंग जॉइंट, आई कैन फील सम रिपल्शन। और इसका आंसर आप बताओगे क्योंकि मैम लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर नॉर्थ पोल के सामने दूसरा नॉर्थ पोल लेके आओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल लेके आओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है, पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है देखते हैं। सपोज इस मैग्नेट को मैंने क्या कर दिया, आई हैव केप्ट दिस मैग्नेट इन माय हैंड और यहाँ पे मैंने दूसरा पीस ऑफ मैग्नेट ले लिया। नाउ आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दिस मैग्नेट नियर बाय, मुझे कुछ डिफरेंस फील नहीं हो रहा। बट व्हेन आई ब्रिंग दिस मैग्नेट्स लिटिल क्लोजर, मुझे ना ऐसे फील हो रहा है कि ये जो मैग्नेट्स है आप देख रहे हो दे आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड, दे आर डिफ्लेक्टिंग अ बिट। और ये मूवमेंट किस चीज की वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक अट्रैक्शन गिवन बाय दिस मैग्नेट। इसका मतलब हर मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा एरिया होता है जहां तक उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस फील किया जाता है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन इन द नेबरहुड ऑफ अ मैग्नेट वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट इज फेल्ट। अर्थ पे आप कहीं पे भी यूजुअली खो जाते हो, अगर किसी कहीं पे भी, तो क्या होता है कंपास में, मैग्नेटिक कंपास में निडल होता है जो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अर्थ को भी आपको पता है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। हमारा अर्थ एक्चुअली एक बार मैग्नेट की तरह है। सो दिस मैग्नेटिक नीडल विल आल्सो गेट डिफ्लेक्टेड एंड ऑलवेज पॉइंट आउट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। किस चीज पे आपको फोकस करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पॉइंट नंबर 3, आपको ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है। मैग्नेटिक फोर्स विल डिफ्लेक्ट द पार्टिकल्स, बट याद रखना मैग्नेटिज्म में कभी भी ऑब्जेक्ट्स का स्पीड चेंज नहीं करता। इट विल डिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट्स विदाउट चेंजिंग देयर स्पीड, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किस में किया जाता है? टेस्ला में मेजर किया जाता है। ठीक है, ओके, तो अभी अगर आपको मैग्नेटिज्म के ऊपर एक ब्रीफली भी आइडिया आ गई है तो हम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म को कवर अप करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म एग्जाम के लिए याद रखना है। पहला है डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस यूजुअली क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट शो एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, व्हिच आर नॉन मैग्नेटिक, जैसे पानी, वुड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पेट्रोलियम, प्लास्टिक्स। ऐसी चीजें जो दूसरे किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करते।
ये एक पेंसिल है, दिस इज वुडन, इट इज नॉट अट्रैक्टिंग एनी अदर सब्सटेंस, नहीं अट्रैक्ट करी, तो इसको मैं बोलूंगी डायमैग्नेटिक। ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंस को वीकली अट्रैक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक वीकली मैग्नेटिक होते हैं। आप पूछोगे मैम ऐसे क्यों, मैं आपको बता देती हूँ। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो पेयर्स में अकर करते हैं, मतलब स्टेबल होता है उनका कॉम्पोजिशन, उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। तो अगर जो सब्सटेंस स्टेबल होगा वो क्यों किसी और सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा, है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दे नीड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर सब्सटेंस, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, इसके लिए दे विल गेट अट्रैक्टेड और दे विल गेट डिफ्लेक्टेड बाय अनदर मैग्नेटिक फील्ड। आपको इन टर्म्स के डेफिनेशंस नहीं याद रखने, आपको बस समझना कि डायमैग्नेटिक बिल्कुल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, पैरामैग्नेटिक थोड़ी दिखाता है। बट मेरे हाथ में जो सब्सटेंस है ये विदाउट एनी कंडीशन दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब ना ये डायमैग्नेटिक है ना ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये क्या है, ये फेरोमैग्नेटिक है। दे शो द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म। आपके घर पे जो रेफ्रिजरेटर पे फ्रिज मैग्नेट्स होंगे वो, दे आर परमानेंट मैग्नेट्स। अभी आप मुझे बताओ, ये मैग्नेट सारी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं क्या, नहीं। क्या सारी चीजें मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं क्या, नहीं। सो फेरोमैग्नेटिज्म अकर्स ओनली इन फ्यू सब्सटेंसेस। कौन कौन से सब्सटेंसेस है वो, आयरन, निकल, कोबाल्ट, देयर एलॉयज एंड एलॉयज ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, वो ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे स्कूल में भूल जाते हो, पॉइंट नंबर 4 है, क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एवरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैं यहाँ पे एवरी सब्सटेंस वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि बियॉन्ड अ सर्टेन टेम्परेचर, उनके पास हर सब्सटेंस के पास एक खुद का इंडिविजुअल टेम्परेचर होता है। बियॉन्ड दैट टेम्परेचर इट विल लूज इट्स फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इस सब्सटेंस का टेम्परेचर है, एग्जाम्पल में दे रही हूँ 259 डिग्री सेल्सियस। So beyond 259 degree Celsius, this substance will stop behaving like a magnet. Example था, so that temperature is called the Curie temperature or Curie point for that substance. So every ferromagnetic substance has its own individual temperature called as Curie temperature or Curie point. तो अभी नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट के बारे में पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपको ये समझेगा कि हाँ ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरा और फेरो। अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ मैग्नेट जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आप नाम देख के पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरह तभी बिहेव करता है अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्टॉप हो जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। लेट अस कंसीडर दिस इज अ आयरन बार, ये मेरे हाथ में एक आयरन बार है। इस आयरन बार को मैं दूसरी कोई चीज लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं, क्योंकि दिस सब्सटेंस, दिस मेटल डज नॉट बिहेव लाइक अ आयरन, ठीक है, ये कुछ नहीं कर रहा। लेट अस कंसीडर दिस इज अ मेटल, ये दूसरे आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। बट अगर मैंने एक वायर ले ली, सपोज इफ आई हैव टेकन अ वायर, और उस वायर को मैंने इस मेटल के अराउंड कॉइल अप कर दिया। नॉर्मल कंडीशन में आयन किसी दूसरे मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता, बट अभी इस आयन के अराउंड मैंने वायर कॉइल्ड अप की है एंड नाउ आई हैव स्विच्ड ऑन द करंट एंड नाउ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। तो जब करंट इस वायर के अंदर से फ्लो करेगा तो वायर विल डेवलप और द वायर विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस मेटल के सब्सटेंस को लगेगा कि ये खुद भी एक मैग्नेट है। दिस सब्सटेंस इनसाइड द वायर विल आल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। अभी नेक्स्ट टाइम मैं कोई दूसरा आयन पीस यहाँ पे लेके आऊंगी तो इट विल गेट अट्रैक्टेड टू दिस आयन पीस। सो ये सब्सटेंस तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा है। द मोमेंट आई स्विच ऑफ द करंट द सब्सटेंस विल बिकम नॉर्मल, इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरह तभी बिहेव करते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कहाँ पे यूज किया जाता है, मोटर्स में, जनरेटर्स में, रिलेज में, सोलेनाइड्स, लाउड स्पीकर्स, एमआरआई मशीन्स, ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स आप हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन ऑन नहीं कर सकते। जब भी आपको स्कैनिंग करनी है, यू कैन सिंपली स्विच ऑन द बटन, द मशीन विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और आप स्कैनिंग करने के बाद स्विच इट ऑफ, बाद में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बंद हो जाएगी, ठीक है। इवन स्क्रैप आयरन एंड स्टील को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। क्या आपके घर पे आपको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल पता है? If yes, please pause the video and write in the comment section. If no, तो चलो then I'll help you out.
आपके घर की डोरबेल, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ डोरबेल। आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप जब घर की बेल प्रेस करते हो तभी आपको टिंग टोंग या कोई भी गाना या कोई भी बेल का साउंड सुनाई देता है, नॉट व्हेन द बटन इज नॉट प्रेस्ड। इसका मतलब जब आप बटन प्रेस करते हो एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, अंदर कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आपको आवाज सुनाई देती है। तो क्या प्रॉब्लम, वो क्या प्रॉपर्टी है वो अभी हम देखेंगे। ध्यान से देखना इस डायग्राम को। यहाँ पे नीचे जो एस लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली द स्विच जो आपके घर के बाहर का डोरबेल वाला स्विच है। द मोमेंट यू प्रेस द बटन ये टैप की बंद हो जाएगी एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस बैटरी। यहाँ पे आपको ये येलो कलर की जो वायर दिख रही है ना, ये एक्चुअली वो वाली वायर का एग्जांपल था जो मैंने कॉइल अप किया था पेंसिल के अराउंड। और ये एक मेटल पीस है जो वायर के अंदर है, ठीक है। दिस यू कैन सी उल्टा पाई, ये एक मेटल पीस है, उस मेटल पीस के अराउंड एक वायर कॉइल्ड अप की गई है। नॉर्मल कंडीशन में ये आयन पीस नॉर्मल रहेगा और उसके सामने अगर आप देख रहे हो एक दूसरा आयन पीस है जो एक स्ट्राइकर से कनेक्टेड है। तो एक आयन पीस है और एक दूसरा आयन पीस है जिसके अराउंड वायर कॉइल्ड अप की गई है। नॉर्मल कंडीशन में आपके पास दो आयन की पीस है, कुछ नहीं हो रहा। तो मोमेंट समवन प्रेसेस अ बटन स्विच ऑन हो जाता है, क्या हो जाएगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड। और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वायर के अंदर जो आयन पीस है विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, और ये मैग्नेट इस आयन पीस को अट्रैक्ट करेगा। अगर इस आयन पीस को ये मैग्नेट ने अट्रैक्ट किया तो आप देख रहे हो ये आयन पीस एक्चुअली एक स्ट्राइकर से कनेक्टेड है, वो स्ट्राइकर भी खींचा जाएगा और वो स्ट्राइकर उस गोंग को जाके हिट करेगा और आपको टिंग टोंग वो आवाज सुनाई देती है। तो आप सोचो जब जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो कितनी फास्ट ये प्रोसेस होती है कि आपको इमीडिएटली साउंड सुनाई देता है, ठीक है। सो योर हाउस बेल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो प्रॉपर्टी है दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड अराउंड द कॉइल, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी। तो अभी तक मैग्नेटिज्म में मैंने आपको क्या क्या बताया। मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये 6 कंसेप्ट्स अगर आपको समझ में आए तो वी मूव ऑन टू ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में कुछ चीजें जो बहुत बेसिक है, मूव लिटिल फास्ट, थियरी बाद में आपको कहीं और जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े इसके लिए मैंने रखी हुई है। पहले हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। जो भी ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट है। दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सन जो है, सन इज अ प्राइमरी एंड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। मैनमेड क्या होता है, जैसे आपके रूम का ट्यूबलाइट या फिर मोबाइल का फ्लैश लाइट, टॉर्च, ये सारे मैनमेड आर्टिफिशियल सोर्सेस है, ठीक है। अभी उसमें हम ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 7th स्टैंडर्ड की साइंस है बट इवेंचुअली आप इन टर्म्स को भूल ना जाओ इसके लिए, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। लुमिनस बैटरीज में आपने सुना होगा, इन्वर्टर के लिए होती है। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, एग्जाम्पल सन। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक कीबोर्ड पकड़ लो, नॉर्मली अगर रूम में अंधेरा होगा तो मुझे कीबोर्ड नहीं दिखेगा बिकॉज दिस कीबोर्ड डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर, कबर्ड, दे आर नॉन लुमिनस बॉडीज, और ऑब्जेक्ट्स which emit their own light are called luminous bodies. ओके, और 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी आपको दिखते हैं। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं अगर इस डायरी के बियॉन्ड देखने की कोशिश करूंगी मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। व्हाई? बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज ओपेक। Any substance which does not allow the light to pass through it is called an opaque object. अगर मैं ग्लास शीट रखूं और ग्लास शीट के बियॉन्ड देखने की कोशिश करूंगी मुझे बहुत क्लियरली चीजें दिख जाएंगी। सो एनी सब्सटेंस व्हिच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा स्कूल के ऑफिसेस में या बैंक्स में मैनेजर की केबिन के बाहर जो ग्लास होती है, थोड़ा पार्ट ऑफ द ग्लास इज ब्लर्ड। मतलब आपको अंदर ये तो दिख सकता है कि लाइट चालू है कि नहीं, इंसान है कि नहीं, पर आप ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है। सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, जो लाइट अलाउ करते पैसेज बट पूरा का पूरा नहीं। तो अभी तक हमने देखा सोर्सेस ऑफ लाइट, लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो फिर अभी हम नेक्स्ट देखेंगे डार्कनेस एंड शैडो। आपने ये बचपन में देखा होगा, ठीक है, कि जब लाइट चली जाती है, अगर आपने कैंडल जलाया होगा
तो कैंडल की वजह से रूम में एक लाइट फैल जाता है और उस कैंडल के सामने अगर आप हाथ से सांप बनाओ या फॉक्स बनाओ तो दीवारों पे वो ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, उनकी शैडो बन जाती है। तो ये शैडो बनने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ी होगी, अ सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन या द वॉल, जो भी कोई चीज है उसी की वजह से शैडो बनी होगी। ओके, क्या आपने कभी कोई कलरफुल शैडो देखी कि शैडो हमेशा डार्क ही होती है? सो योर आंसर विल ऑलवेज बी कि शैडो इज ऑलवेज डार्क। ओके, और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, सपोज कैंडल के अराउंड अगर आप एक मिरर नहीं, आप एक प्लेन ग्लास रख दो या एक ग्लास शीट रख दो, क्या उस ग्लास शीट का कोई शैडो बनेगा? नहीं बनता। रीजन क्या होता है, अगर आप लाइट के अराउंड, सोर्स के अराउंड कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखोगे जिसके अंदर से लाइट ट्रांसफर हो सकती है, पास हो सकती है, तो उसकी शैडो नहीं बनती। इसका मतलब ऑल ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कास्ट अ शैडो, ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट्स विल कास्ट अ शैडो। ठीक है, इसके लिए ये लाइट को अलाउ ही नहीं करते ट्रांसफर करना। इसके लिए अगर सपोज लाइट गई है, यहाँ पे मैंने अगर कैंडल रखी होगी तो दीवार पे मुझे सिर्फ डायरी का शेप दिखेगा, रेस्ट ऑल विल बी लाइटेंड अप। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्या होता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कास्ट अ शैडो, ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट्स कास्ट अ शैडो। ठीक है, अभी आपने टर्म्स बहुत पढ़ी होंगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन। पूरा डिटेल में हमको नहीं समझना, मैं आपको बस टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक सरफेस के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है और लाइट रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। अभी देखो ये मीडियम हवा है, ये मीडियम डायरी है, यहाँ पे दो मीडियम्स है, एक हवा और एक डायरी। जैसे लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम पे स्ट्राइक होती है एंड इट रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिनल मीडियम फ्रॉम वेयर इट केम, वी कॉल इट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट क्या करता है, बस अपना डायरेक्शन चेंज करता है दो मीडियम्स के बीच में एंड इज रिटर्न बैक टू द मीडियम फ्रॉम वेयर इट हैड ओरिजिनेटेड। ये पहला पॉइंट। अगर ये जो सरफेस जिसपे लाइट ये करी, इंसिडेंट करी, अगर ये प्लेन और स्मूथ सरफेस है तो हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट इस साइड आप देख रहे हो डायरी पे डिजाइन है, ये रफ है, तो अगर रिफ्लेक्शन वाला जो सरफेस है वो रफ है तो हम बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बस टर्म्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्लेक्शन में लाइट पास नहीं हो रही थी एक मीडियम से दूसरे, जैसे वो दूसरे मीडियम को टच कर रही थी वापस आ रही थी। रिफ्रैक्शन में क्या होती है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चली जाती है, पासेस थ्रू द मीडियम। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगी। एक ग्लास ले लो ट्रांसपेरेंट, पानी डाल दो उसमें और उसमें एक पेंसिल डिप कर दो। आप देखोगे जब तक वो पेंसिल का आधा पार्ट हवा में, इट विल बी एट एन एंगल, और पानी के अंदर इट विल बी टिल्टेड अ बिट। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस बेंडिंग ऑफ विजन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है मैं आपको बता देती हूँ। रिफ्रैक्शन में देयर इज अ चेंज इन स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स। लाइट के जो वेव्स होते हैं उसका स्पीड चेंज होता है प्लस वेवलेंथ चेंज होता है। हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है बट स्पीड को चेंज नहीं करता, वेयर एज रिफ्रैक्शन में लाइट की जो वेव्स होती है उनकी स्पीड मीडियम बदलने पे चेंज हो जाती है। अभी आप एक वर्ड सुनोगे डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन इज ऑल्सो बेंडिंग ऑफ लाइट लाइक रिफ्रैक्शन ओनली, बट डाइफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में एक फर्क है, ध्यान से सुनना। रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। डाइफ्रैक्शन में ये नहीं होता। डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट इज गोइंग इन अ मीडियम, एक ऑब्स्टैकल आ गया, ऑब्स्टैकल की वजह से लाइट ने अपना डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर लिया। तो चाहे वो ऑब्स्टैकल हो या किसी नॉर्मल गैप में से लाइट निकल रही है, इट इज इन द सेम मीडियम बट इज जस्ट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन। ठीक है, इसका अच्छा वाला एग्जाम्पल आपको कहाँ होता है मैं आपको बता दी। आपने अगर कभी आसमान में देखा होगा क्लाउड्स के अराउंड जो सिल्वर लाइनिंग होती है, या सन या मून के अराउंड जो कोरोनास होते हैं, वो डाइफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। सो डाइफ्रैक्शन किस चीज की वजह से हवा में, एटमॉस्फेयर में लाइट क्यों चेंज होती है, क्योंकि हवा में या एटमॉस्फेयर में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसके वजह से देयर इज अ टेंडेंसी दे एक्ट एज ऑब्स्टैकल फॉर द लाइट एंड लाइट में चेंज द डायरेक्शन अ बिट। तो अभी ये मैं आपको कैसे एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन राइट और करेक्ट वन ऑप्शन का अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है, सपोज आपको आंसर ऐसे दिया होगा कि सिल्वर लाइनिंग समटाइम्स फाउंड अराउंड द क्लाउड्स इज ड्यू टू डाइफ्रैक्शन, और आप बच्चे को डाइफ्रैक्शन क्या है ये ही नहीं पता तो वो ये बता ही नहीं पाएगा कि ऑप्शन सही है कि गलत है।
इसके लिए हम बेसिक समझ रहे, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशंस को रटना नहीं है कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, डायफ्रैक्शन क्या है, आपको समझ के लेना है कि वो रेगुलर लाइफ में आप उस फिजिक्स को अप्लाई कहाँ करते हो। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 7th में पढ़ते हो, बट फिर भी पता होने चाहिए, 3 लॉज होते, याद कर लेंगे। डायग्राम को देखो, इंसिडेंट रे, जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दोनों एंगल्स को हम नॉर्मल से लेके मेजर करते हैं। ये 3 पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे, यू आर डन विद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे ज्यादा आपको इस पे ऊपर याद नहीं रखना। अभी आपको एक चीज याद रखनी है, अभी हम पढ़ेंगे मिरर्स और मिरर्स के बाद हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। याद रखना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं, लेंसेज रिफ्रैक्ट करते हैं। देखो, मिरर से अगर कोई लाइट पास हो रही है तो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेंसेज में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स होता है, तो उसके अंदर लाइट पास होके डायरेक्शन चेंज करके बाहर निकलती है। तो आपको याद रखना है, लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता है, सिर्फ लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा। इज दिस क्लियर? ओके। मिरर्स भी एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर्स एंड स्पेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर्स मतलब नॉर्मल, जिसकी इमेज आपको, जो आप दुकान के बाहर आपके घर के जो मिरर्स होते हैं, जहां पे आप जितने हाइट के हो उतने ही हाइट का इमेज आपको मिलेगा, स्ट्रेट वर्चुअल अपराइट इमेज, सेम शेप सेम साइज एंड इट्स रिफ्लेक्टिंग, दैट इज अ प्लेन मिरर। उसमें आपको इतना याद नहीं रखना। स्पेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, आइदर कॉन्वेक्स या कॉनकेव। अभी मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनना, ये डिस्क्लेमर। कॉन्वेक्स मिरर की जो आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे वो कॉनकेव लेंस के साथ मैच करेगी। कॉनकेव मिरर की जो आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे वो कॉन्वेक्स लेंस के साथ मैच करेगी। तो देयर आर चांसेस यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। तो हम क्या करेंगे, मिरर को इतने अच्छे से याद कर लेंगे कि मिरर की प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में फिक्स्ड होगी, और बाद में हमको क्या करना है, एप्लीकेशन के टाइम में अगर लेंस के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, वी कैन सिंपली एक्सचेंज दैट। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। पहले आप याद रखो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रही हूँ। देखो, एक्स का मतलब क्या है, जो आपके लाइफ से जा चुका है। ठीक है, ऐसे आप फिलहाल के लिए याद रखो, ये आपको समझने में आसानी होगी। कॉन्वेक्स मतलब एक्स का मतलब क्या, जो लाइफ से चला चुका है, इट्स गोइंग आउटवर्ड्स। तो कॉन्वेक्स मिरर भी ऐसे होता है कि कितनी भी लाइट आप उस मिरर पे इंसिडेंट करो, पूरी की पूरी लाइट बाहर रिफ्लेक्ट कर देती है, इट डाइवर्जेस आउट दैट लाइट। So convex mirrors are diverging mirrors, they are bulging outwards. Concave mirrors क्या होते हैं? कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं ना, वो बल्जिंग इनवर्ड्स होते हैं, कि उसके अंदर जो भी आप लाइट डालोगे इट विल गेट फोकस्ड एट वन पॉइंट। तो याद रखना, अगर आपको एक वाइड व्यू चाहिए जिसमें आपको किसी भी चीज पे फोकस नहीं करना, तो आपको कॉन्वेक्स मिरर यूज करना है, और अगर आपको किसी पॉइंट पे फोकस करके देखना है तो कॉनकेव मिरर होना चाहिए। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ, डोंट वरी, हम सारे एग्जांपल्स पढ़ लेंगे, बट एक ओवरऑल पहले आइडिया दे दी। कॉन्वेक्स मिरर, वेक्स बाहर भेज रहा है, एक्स बाहर भेज रहा है, वह डाइवर्जिंग मिरर है, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट आउटवर्ड्स, इसके लिए लाइट को फोकस करने के लिए यूज नहीं किया जाता। इसकी जो इमेज होती है, इनको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आउटवर्ड इमेज होती है। तो इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, जो पैसेंजर साइड मिरर होता है, जो पीछे का व्यू देता है, बेसिकली वाइड एंगल व्यू, तब हमको देखना नहीं होता कि स्पेसिफिकली कि पीछे की गाड़ी के ड्राइवर ने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है, दैट वी डोंट वांट टू सी, वी वांट टू हैव अ वाइडर एंगल व्यू कि पीछे कौन कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है। So that's why the mirrors, the passenger side mirrors, the rear view mirrors, they are basically what, convex mirrors. ठीक है, क्योंकि वो एक छोटी बट अपराइट इमेज देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, प्लस हॉस्पिटल्स के हॉलवेज में, होटल्स में, स्कूल्स में, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में, पार्किंग के यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्पेशली अगर आप किसी मॉल के पार्किंग में अंदर जाते हो, तो वहां पे मोटरसाइकिल्स के पार्किंग के पहले एक राउंड कलर का मिरर होता है। वो ये होता है कि दिखाने के लिए टर्निंग साइड पे कौन सी गाड़ी कहीं से आ रही है क्या। सो दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो एक वाइड एंगल व्यू दे रहा है। प्लस एटीएम मशीन्स में भी आप ऑब्जर्व करोगे, वहां पे एक मिरर होता है,
जो आपको पीछे क्या हो रहा है, यूजर्स को अलाउ करता है, अगर पीछे से कोई आपके ऊपर अटैक करने वाला है तो वहां पे वो फोकस करके नहीं दिखाता, एक वाइड एंगल व्यू देता है। ठीक है, तो याद रखना, फर्स्ट पॉइंट आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर आपको एक वाइड एंगल व्यू देता है, किसी चीज पे आप पर्टिकुलरली फोकस नहीं कर पाते। कॉनकेव मिरर्स एग्जैक्टली उल्टे, वहां पे लाइट कन्वर्ज होती है, इट फोकसेस एट वन पॉइंट। तो आपको अगर किसी चीज पे फोकस करना है तो आप कॉनकेव मिरर्स यूज करो। जैसे टेलीस्कोप में आपको अगर देखना है कौन सा स्टार है, वो कौन सा प्लैनेट है, अच्छे से अगर देखना है तो आपको टेलीस्कोप्स में कॉनकेव मिरर्स यूज किए जाते हैं। प्लस जब आप मिरर्स में, आपको अगर सपोज मेकअप के लिए कोई मिरर यूज करना होता है, या फिर लोग जो आईब्रोज के लिए या शेविंग के लिए मिरर्स यूज करते हैं जो फोकस करके मैग्नीफाइड इमेज देते हैं, वो कॉनकेव मिरर्स होते हैं। ठीक है, इवन टॉर्चेस, गाड़ी के हेडलैम्प्स, या फिर अगर आपने गाड़ी का हेडलैम्प भी देखा होगा, जब आप फोकस कर सकते, गाड़ी के हेडलाइट्स आप चेंज कर सकते फोकस, तो कौन के टाइप के मिरर्स होते हैं, गाड़ी के हेडलैम्प्स के ऊपर कॉनकेव मिरर्स होते हैं। तो याद रखना, पार्किंग में या रेयर व्यू मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, किसी चीज पे अगर आपको फोकस करना है तो कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, ये आपने मिरर्स को अच्छे से याद कर लिया। तो लेंसेज के लिए हमको क्या करना है, जो कॉनकेव मिरर्स की प्रॉपर्टी है वो हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ेंगे, और जो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है वो हम कॉनकेव लेंस के लिए यूज पढ़ेंगे। एकदम उल्टा करना है। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला था, मिरर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, लेंसेज रिफ्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे देखो, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है जो हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ी थी, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है जो हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ी थी। उल्टा हो गया इधर। तो कॉन्वेक्स लेंसेज कब यूज करते हैं, बेसिकली लेंसेज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। सो कॉन्वेक्स लेंस को पॉजिटिव लेंस भी बोला जा सकता है, वो बेसिकली लेंटिल शेप की होती है, लेंटिल शेप, या फिर आप पकड़ लो कमल की तरह होता है, दोनों साइड से बल्ज्ड आउट। तो आपको जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, अगर आप देखोगे इट प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज। तो याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस फोकस कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है इमेज कॉनकेव मिरर की तरह। तो सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, मैग्नीफाइंग लेंस के लिए आप क्या यूज करते हो, कॉन्वेक्स लेंसेस। या फिर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब आपको दूर का दिख रहा है बट पास का नहीं दिख रहा। ठीक है, दूर की चीजें आपको दिख रही है, पास की चीजें नहीं दिख रही। जब आपको पास की चीजें नहीं दिखती, आप क्या यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसके लिए जिनको पास की चीजें नहीं दिखती, व्हाट वी आर गोइंग टू हेल्प फॉर देम, वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, इन अदर मैग्नीफाइंग ग्लासेस जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, जहां पे आपको चीजें फोकस करके देखनी है, यू आर गोइंग टू सी कॉन्वेक्स लेंसेज। आज के वीडियो के एंड के बाद बस इतना ही आपको याद रखना है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहां पे यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज कहां पे यूज किया जाता है। जस्ट राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, याद कर लो, यू विल नॉट फॉरगेट, और एग्जाम के एक दिन पहले देख लेना, फिर इस कंसेप्ट में आपको मार्क्स लूज आउट नहीं करोगे। कॉनकेव लेंसेज किसकी तरह होती है, एक आर ग्लास की तरह होती है, बाहर से बल्ज्ड, अंदर से पतली, वापस बल्ज्ड। अभी आप सोचोगे, मैम व्हाई हैव यू नॉट गिवन फोटोज ऑफ दिस। मैंने जानबूझ के इमेजेस अपलोड नहीं किए क्योंकि मुझे स्पून फीडिंग नहीं करानी थी आपको, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, ये जो एंट्रेंस के एग्जाम्स होती है, ठीक है, इन एग्जाम्स में आपको ऐसे कलरफुल पिक्चर्स के साथ क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, दे आस्क यू थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आपको आदत है कि शेप देख के आप मिरर को पहचानोगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, आपको कॉन्फिडेंस लूज आउट होगा। दैट्स द रीजन कहीं पे भी थियोरी इज नॉट, पिक्चर्स आर नॉट गिवन। सो कॉनकेव लेंसेज आर ग्लास की तरह बीच में पतले होते, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज। तो आपको टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स, कैमरास, ठीक है, फ्लैश लाइट्स, इन सारी चीजों पे, सीडी प्लेयर्स, यहाँ पे आप कॉनकेव लेंसेज यूज कर सकते हो। प्लस आपके घर का जो डोर बेल का जो डोर व्यूअर्स होते हैं या जो पीप होल्स होते हैं, जिससे आप देखते हैं बाहर कौन है, देखो कॉनकेव लेंस के टाइम आपको फोकस नहीं करना है कि बाहर जो आया है वो इंसान दिख रहा कैसे है। ठीक है, आपको क्या करना है, यू वांट टू हैव अ व्यू, यू वांट टू हैव अ वाइडर व्यू ऑफ दैट। तो जब आपको वाइडर व्यू चाहिए, यू वांट टू हैव व्हाट, कॉनकेव लेंसेज। यू गेट दैट। ठीक है, डिस्पर्शन क्या होता है, देखो नॉर्मली विजिबल लाइट इज व्हाइट लाइट। ये विजिबल लाइट अलग अलग कंपोनेंट कलर्स से बनी है, 7 कलर्स है, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, जिसकी वजह से आपका रेनबो बनता है। जब विजिबल लाइट अपने 7 कलर्स में अलग अलग सेपरेट होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
V stands for violet, I is for indigo, B is for blue, green, yellow, orange and red. अभी आपको कैसे याद रखना मैं आपको बताती हूँ। विप ग्योर में याद रखना, रेड कलर जो होता है ना, इट हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमने बेसिक्स के पहले सीरीज में कवर अप किए, पर फिर भी बता देती हूँ। मैक्सिमम वेवलेंथ होने की वजह से ये लाइट आसानी से डिविएट नहीं होता, ये कलर आसानी से डिविएट नहीं होता। इसके लिए अगर आप कहीं पे भी फॉगी एरिया होगा, ठंडी होगी, द विजन इज नॉट क्लियर, स्टिल किसी भी बोर्ड पे अगर रेड पे कुछ लिखा हुआ है आपको जल्दी दिख जाएगा। इसके लिए हॉस्पिटल, फर्स्ट एड, इमरजेंसी, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ये रेड कलर में लिखे होते हैं। सबसे आसानी से डिवेट होने वाला कलर होता है वॉयलेट, बिकॉज इट हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, झट से डिवेट हो जाएगा। ब्लर विजन में आपको वॉयलेट कलर सबसे कम दिखता है। ट्राई डूइंग दैट, इवन इफ यू ट्राई टू सी, यू ट्राई टू just abstract, try to close your eyes a bit, you will see the first color that gets deviated soon is the violet color. इसके लिए मेरे वीडियोस के हर हेडिंग्स रेड कलर में होते हैं, so that this color deviates the least, you will have the maximum vision कि अच्छा किस टॉपिक के ऊपर वो था। तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। ये टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने ऑप्टिक्स में क्या देखा है, क्विक रिवीजन बता देती हूँ। अभी तक हमने देखा टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट, लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, फिर हमने देखा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस, फिर हमने देखा मिरर्स, मिरर्स में भी हमने प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर में भी हमने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा। फिर हम गए लेंसेज के पास, लेंसेज में हमने कॉनकेव लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज पढ़े, कहाँ पे उन सारी चीजों को यूज किया जाता है वो देखा। अभी तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो वाइड एंगल व्यू देता है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो आपको फोकस करने में हेल्प करता है। इसका एग्जैक्टली उल्टा आप लेंस में अप्लाई करोगे। और फिर हमने पढ़ा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन क्या होता है कि व्हाइट लाइट अपने 7 कंपोनेंट्स में डिस्पर्स की जाएगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे डिफेक्ट्स, आंखों के डिफेक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बताया अनुष्का शर्मा का जो ट्वीट था जिसमें मायोपिक विजन के बारे में बताया गया, ठीक है। मायोपिक विजन मतलब नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीजें दिख रही है बट दूर की नहीं दिख रही। तो ऐसी चीजें क्यों होती है, क्योंकि ओवर द टाइम आपके आंखों का जो कर्वेचर होता है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है, आई बॉल्स इलोंगेट हो जाते हैं। उस चीज की वजह से क्या हो जाए, जो इमेज होगा दूर के ऑब्जेक्ट का वो आपके रेटिना के आगे बनता है, रेटिना पे नहीं बनता, तो आपको वो इमेज दिखती ही नहीं है, ठीक है। आपको इतना सब डिटेल में याद नहीं रखना, तो आपको सिर्फ याद रखना है जब आपको वाइड एंगल व्यू चाहिए, आपको दूर की चीजें अच्छे से देखनी है, आप कौन सी लेंस यूज करोगे, कॉन्केव लेंसेस, ठीक है। जो आपके घर के डोरबेल के लिए, पीप होल के लिए जो होता है ना, डोर व्यू के लिए, कॉन्केव लेंसेस आपको मायोपिक विजन से बचाता है, वो आपको दूर की चीजें पास लाके दिखाता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, मतलब दूर की चीजें दिख रही है पास की नहीं दिख रही। इसके लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हम कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करेंगे। इसकी और एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने दी है क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन सीडीएस में पूछा जाएगा, यूपीएससी में इतना डिटेल में नहीं पूछते। नियर पॉइंट ऑफ द आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। और यूजली दूर की चीजें लोगों को कब नहीं दिखती, मतलब पास की चीजें लोगों को अच्छे से दिखती है, दूर की कब क्लियरली नहीं दिखती, आप मुझे बताओ। मायोपिया में कि दूर की चीजें नहीं दिख रही और पास की क्लियरली दिख रही है, लेकिन पास की क्लियरली नहीं दिख रही और दूर की अच्छे से दिख रही है, वो होती है हाइपरमेट्रोपिया। ये बुढ़ापे में या लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आती है। सो एज यू विल बिकम ओल्ड यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विच इज एट द फारर डिस्टेंस बट कैन नॉट सी व्हाट इज क्लोजर टू यू, ठीक है। तो इसके लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस याद रखनी है। नेक्स्ट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का प्रॉब्लम क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आपके पास है उसके ऊपर आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मोबाइल है, फिर भी आई विल नॉट बी एबल टू फोकस प्रॉपर्ली ऑन दिस मोबाइल। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल एजिंग प्रोसेस। जो पास की चीजें हैं जिनको आपको कवर अप करना है, दैट विल बी कवर्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। तो याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया में भी पास की चीजें नहीं दिखती, आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो। प्रेस बायोपिया में भी पास की चीजें नहीं दिख रही, आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाओगे आपको पास की चीजें इतनी क्लियरली नहीं दिखेंगी। नेक्स्ट वी हैव इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि लाइट रेज एक सिंगल फोकल पॉइंट पे, आपकी आंखों के फोकल पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाते,
इंस्टेड ऑफ सम फोकस ऑन द रेटिना, वो रेटिना के आगे या पीछे फोकस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट रेस ठीक से आपके आंख से पास नहीं होता, दिस हैपेंस। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्पेशल स्पेरिकल सिलिंड्रिकल लेंस बिठाना पड़ता है। कुछ लोगों का चश्मा अगर आप देखोगे कुछ ज्यादा ही हाई नंबर का होता है, ठीक है, तो दैट इज एस्टिग्मेटिज्म, उनके आंखों के यहाँ पे प्रॉपर फोकस पे इमेज बनता ही नहीं है। ये बस आपको टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ट्वीट करे या नेक्स्ट टाइम कभी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म वर्ड्स यूज करेगा तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। क्विकली मैं आपको 2 सेकंड में बता दूं आपको इन चारों डिफेक्ट्स में क्या याद रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है, दूर की चीजें अगर नहीं दिख रही, दूर की चीजें अगर नहीं दिख रही तो कॉनकेव लेंसेज यूज करने, वो है मायोपिया। पास की चीजें अगर नहीं दिख रही तो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करनी, वो है हाइपर मायोपिया, मेट्रोपिया या फिर प्रेस बायोपिया। और एस्टिग्मेटिज्म में स्पेरिकल सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव कवर्ड अप द बेसिक टॉपिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। नेक्स्ट टाइम हम कैपिलरी एक्शन, बर्नौलीज प्रिंसिपल कवर अप करेंगे। If you have any doubts, do please write in the comment section. And thank you, and please like, share and subscribe Study and Crack. Thank you everyone.